लाल किले का हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं था। जो साथी लाल किले पर गया वो बीजेपी का बंदा था, प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो। साथी आरएसएस वाले साथी आज जो तिरंगे की बात करते हैं, 40 साल तक आरएसएस ने अपने ऑफिस के ऊपर तिरंगा नहीं चढ़ाया। बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है, चाहे कितने आंदोलन आप देख लीजिए, देश के अंदर जितने बड़े आंदोलन हुए ये बदनाम करने के लिए इसी तरह की पॉलिसी रखते हैं। नरेश गोथ है, मैं हरियाणा से हूं। मैं पूरे भारतवर्ष किसानों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। पिछले दिनों फ्रंट मीडिया ने हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जितने पर्पज रचे, सरकार ने हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए जितने षड्यंत्र रचे, उसके बारे में मैं दो तीन मिनट में ही आपको सारी बातें बता दूंगा। हमारा रिंग रोड का प्रोग्राम जरूर था, मगर हमने वो पोस्टपोन कर करके छोटे प्रोग्राम ले लिए थे। लाल किले का हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं था। जो साथी लाल किले पर गया वो बीजेपी का बंदा था, प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो है। और बीजेपी वाले साथी, आरएसएस वाले साथी आज जो तिरंगे की बात करते हैं, 40 साल तक आरएसएस ने अपने ऑफिस के ऊपर तिरंगा नहीं चढ़ाया। सोशल मीडिया के ऊपर चला हुआ है, प्रधानमंत्री जी ऑटोग्राफ तिरंगे पर देते हैं, जबकि तिरंगे के ऊपर कुछ भी लिखना मना है। नारायणगढ़ हरियाणा की घटना है, वहां सरकारी प्रोग्राम था, तिरंगा चढ़ाना था, राष्ट्रगान गाना था, तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा चढ़ाया गया और राष्ट्रगान गाया गया, जिसमें राष्ट्रगान का भी अपमान किया। एक घटना यहां सिंगू की मैं आपको बताता हूं, ये किसानों को बदनाम करते हैं। सिंगू बॉर्डर के ऊपर स्थानीय लोगों के नाम पर जो दंगाई आए, जिन्होंने किसानों के ऊपर डले फेंके, वो लड़का बवाना गांव का है जो दिल्ली में पढ़ता है, उसका नाम अमन डभास है और उनकी घरवाली बीजेपी की पार्षद है। वो स्थानीय आदमी बनकर के किसानों के ऊपर उन्होंने आकर डले फेंके, किसानों के साथ झगड़ा किया। बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है, चाहे कितने आंदोलन आप देख लीजिए, देश के अंदर जितने बड़े आंदोलन हुए ये बदनाम करने के लिए इसी तरह की पॉलिसी रखते हैं। 2014 से पहले क्या देश के अंदर आंदोलन नहीं हुए? क्या देश के अंदर उस समय कोई जनता नहीं होती थी? कभी भी आपने आम जनता के अंदर, आम जनता के नाम से टकराव नहीं देखा होगा। और जब से यह साथी सत्ता में आए, आपको मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जाट आरक्षण आंदोलन की बात करिए, उस समय इन्होंने दंगे करवाए, आम जनता के नाम पर करवाए। गुज्जर आंदोलन के अंदर इन्होंने दंगे करवाए, आम जनता के नाम पर करवाए। इन्होंने मराठों के साथ जो खेल खेला वो आम जनता के नाम पर खेला। इन्होंने गुजरात के अंदर पटेलों के साथ जो गेम खेला वो आम जनता के नाम पर खेला। इन्होंने मुस्लिम भाई कोई उनके खिलाफ था या कोई कानून में बदलाव कर रहे थे, उनके ने जो आंदोलन किया उनको बदनाम करने के लिए जनता के, दिल्ली की जनता को यूज किया। बीजेपी के गुंडों ने उस आंदोलन को बदनाम किया। अब उसी तरह किसान आंदोलन को भी बदनाम करने के लिए अब तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरी पूरे देश की जनता से प्रार्थना है, ये लोग तोड़ने वाले लोग हैं और हम जोड़ने वाले लोग हैं। ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये जाति की राजनीति करते हैं, ये लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग हैं। जहां इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिकती वहां ये दंगे भड़कवाते हैं और दंगों के ऊपर राजनीति करते हैं। इनकी सच्चाई पूरी भारतवर्ष की जनता के सामने आ चुकी है। इसलिए पूरी जनता से मेरी प्रार्थना, ये मात्र किसान का आंदोलन न रह करके आम जनता का आंदोलन है, क्योंकि इन तीनों कानूनों के अंदर एक कानून ऐसा है जिसके आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो आपका बंधन तोड़ा गया है, उसके तहत आपकी ये एफसीआई को तोड़ने जा रहे हैं। एफसीआई अगर टूटी, एफसीआई का काम होता है किसानों की फसल को एमएसपी के ऊपर खरीदना, और पीडीएस उससे जुड़ा होता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत ही, पीडीएस के तहत गरीब भाइयों को सब्सिडी में अनाज दिया जाता है। कुछ दिन आपको डायरेक्ट सब्सिडी के नाम से कुछ पैसे आपके खाते में दिए जाएंगे, उसके बाद पूरी तौर पे बंद कर दिया जाएगा, जैसे आपकी गैस की सब्सिडी इन लोगों ने बंद कर दी। इसलिए किसान और मजदूर को मारने के लिए ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों के हाथ में खेल रहे हैं। इसलिए मेरी पूरे देश की जनता से प्रार्थना है कि आप अपने आंदोलन को बचाइए। ये हरियाणा पंजाब का भाईचारा खराब करने के लिए, सिख हिंदू के बीच में दंगे पैदा करवाने के लिए इस किस्म के पर्पज ये लोग रच रहे हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप ज्यादा संख्या में आइए और इनकी सारी की सारी साजिशों को नाकाम करते हुए अपने आंदोलन का समर्थन बढ़ा करके आंदोलन जीतने का काम करें। क्योंकि
हमने ये आंदोलन तीनों कानूनों को वापस करवाने के लिए और एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून लेने के लिए चलाया। अगर एमएसपी पूरे देश में मिलती है, आपको मैं छोटा सा एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। भारतवर्ष के अंदर मात्र 23 फसलों का एमएसपी तय होता है। 70% फसलें वो हैं जिनका एमएसपी कभी होता ही नहीं था, आगे भी नहीं होगा। हमारे फ्रूट उसमें आते हैं, हमारे मेवा उसमें आते हैं, हमारा मीट का कारोबार उसमें आता है, दूध का कारोबार उसमें आता है, मसाले का कारोबार उसमें आता है। ये 70% फसलों का एमएसपी होता ही नहीं, मात्र 23 फसलों का एमएसपी तय होता है। हम उसके ऊपर खरीद की गारंटी का कानून मांगते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना, जरा सोचिए, बिहार का, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का, इन किसानों का एपीएमसी का पता नहीं, एमएसपी का पता नहीं। इनका इतना खून निचोड़ लिया गया, इतना गरीब बना दिया गया उन किसानों को कि बिहार का और उड़ीसा का धान 1000 रुपये वहां खरीद करके हरियाणा पंजाब की मंडियों में 1880 रुपये बेचा जाता है बिचौलिए व्यापारी के द्वारा। क्या उनका अधिकार नहीं? क्या वो इस देश के किसान नहीं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं? क्या उनको 1880 अपनी मंडियों में धान बेचने का अधिकार नहीं? इसलिए पूरे देश के किसान, जो गरीब किसान है, उसको एमएसपी मिले, यही हमारी लड़ाई है। पूरे देश का गरीब किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, यही हमारी लड़ाई है। और सरकार हमारे को बहका करके, हमारे को बरगला करके, हमारी जो हरियाणा पंजाब में मंडियां चल रही थी उनको भी बर्बाद करके हमारे को बिहार बनाना चाहती है। हम कहते हैं बिहार को पंजाब हरियाणा की तरह बनाइए, बिहार के किसान को वो सुविधा दीजिए जो पंजाब हरियाणा किसान को मिलती है। और सरकार कहती है हरियाणा और पंजाब को जो सुविधा मिल रही है हम आपको बिहार वालों की तरह चूसेंगे, लूटेंगे। ये लड़ाई है। इसलिए मेरी प्रार्थना, पूरे देश के किसानों से अपने आंदोलन में आइए, ज्यादा संख्या बढ़ा करके आंदोलन को जीतने का काम करिए। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का